हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज मी आकृति सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी के वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो ना सिर्फ आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है बट पूरे एक नर्सिंग टर्म कहूँ या फिर पूरे मेडिकल फील्ड के में या फिर मेडिकल इंटरवेंशन में जो टर्म्स यूज होते हैं, मेडिकल टर्म्स जिसको आप बोल सकते हो मेडिकल वर्ड मीनिंग, वो सारी चीज़ों को समझने के लिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ठीक है। और मतलब कि ये वैसे तो इंट्रोडक्शन वीडियो है लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो अपकमिंग लेक्चर वीडियोस हैं या फिर आपके सिलेबस के जो इसके बाद वाले यूनिट्स हैं उसको समझने के लिए आज की ये वीडियो को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने भी वो बात सुनी होगी कि जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा बिल्डिंग बनेगा। तो सेम एज अगर नॉलेज का बेस, एनाटॉमी के नॉलेज का बेस आपका जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रांग एनाटॉमी का बिल्डिंग बनेगा, ठीक है। तो वीडियो को इन तक देखना और नोटबुक, ब्लू पेन, ब्लैक पेन साथ में लेके बैठो और मैं जितना कुछ भी पढ़ाऊंगी ना उसको साथ में नोट करते चलना। और आपको नोट्स की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ, जो चीजें नोट करने वाली होती हैं उसको मैं वीडियो में एज अ टेक्स्ट ऐड करते चलती हूँ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए लेक्चर सीरीज चला रही हूँ जिसमें मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पर डे मैं एक लेक्चर अपलोड कर पाऊँ, वो भी सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि मंडे ट्यूसडे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के लिए, देन वेंसडे थर्सडे सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, फ्राइडे सैटरडे एनाटॉमी फिजियोलॉजी होता है। बट फ्राइडे सैटरडे मैं कुछ अपलोड नहीं कर पाई थी लेक्चर, इसलिए मैं आज संडे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और फिर अपलोड करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा कुछ लेक्चर सीरीज चल रहा है और अब तक जितनी लेक्चर्स हो चुकी हैं, अगर आपको वो लेक्चर वीडियो देखना है तो आप चैनल के होम पेज पे जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है उधर विजिट करिए। वहां पे आपको सारी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी, आपके लिए अवेलेबल हैं। आप वो सारी वीडियोस देखो, लेक्चर वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ और पढ़ाई करो। और अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपने यूपीसीएन ईटी के थ्रू अपना एग्जाम दिया है, ठीक है, तो एडमिशन लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है वो फरवरी में होना है, ठीक है। और बाकी स्टेट के बच्चे भी अपना जो भी उनका स्टेट में क्लासेस स्टार्ट हुई थी जिस मंथ में फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, उसके वहां से काउंट कर लीजिए जो 6th मंथ रहेगा या फिर कहो कि जो 5.5 मंथ वाला जो फेज रहेगा उस टाइम के लगभग आपका भी सेमेस्टर एग्जाम होना है। और रही बात एमपी स्टूडेंट्स की, मध्य प्रदेश के बच्चों का, तो उनका थोड़ा काउंसलिंग का कुछ चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ इशू चल रहा था। तो मैं उन बच्चों के लिए अभी क्या ही बोलूं, बस इतना कहूंगी कि स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए भगवान हमेशा रहते हैं। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट गाइस। और चलो ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी देखेंगे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किस तरीके से बनी है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। जैसे कि आप कपड़ों का एग्जाम्पल ले लो, जब आप अपने घर में कपड़ों को फोल्ड करके रखते होगे तो आप एक कपड़ा फोल्ड करते हो, फिर दूसरा फोल्ड करते हो और एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे ऑर्गेनाइज करते जाते हो, ठीक है। तो सेम एज हमारी बॉडी भी ऐसे ही बनी हुई है, पहले छोटा पार्टिकल, फिर उसके ऊपर थोड़ा बड़ा पार्टिकल, बड़ा, ऐसे ऐसे करके सारी चीजें बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, किस तरीके से बना है, अभी हम ये देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी में। हमारी ह्यूमन बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुई है। तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, each with its own set of anatomical terms to describe location, position and orientation। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो सेवरल लेवल ऑफ स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड हुई है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर का हमारा लेवल है वो मतलब जैसे कि मैं जो उनका ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन है वो लेवल है, मतलब कि मान लो कोई बेसिक लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल, इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, ठीक है। और मतलब कि जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं उस हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एनाटॉमिकल टर्म है। एनाटॉमिकल टर्म क्यों है? ताकि हम उस पर्टिकुलर लेवल का लोकेशन, पोजीशन, ओरिएंटेशन स्पेसिफाई कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए या फिर डिस्क्राइब कर पाए, ठीक है। तो एनाटॉमी जब आप पढ़ोगे ना, किसी भी बॉडी पार्ट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, किसी भी ऑर्गन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि उसमें आप क्या पढ़ते हो कि वो स्ट्रक्चर कहाँ पे लोकेटेड है, उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, वो किस दूसरे, जैसे मान लो जो दूसरा ऑर्गन है उस ऑर्गन के उसका रेफरेंस आप देखते हो कि
जो मान लो लंग्स है तो वो किडनी के कहाँ लोकेटेड है, पोस्टीरियर, एंटीरियर, ठीक है, सुपरफिशियली है, इंफीरियर है, कॉर्डल है या फिर क्या, ये सारी चीजों के बारे में आप पढ़ोगे। तो ये सारे नए टर्म्स हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ी मुश्किल आपको हो सकती है, लेकिन समझना है, ठीक है। एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो कभी ना कभी समझ में जरूर आएगा। और इतना भी ज्यादा टफ नहीं है कि बहुत मुश्किल होगी, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में समझ आ ही जाएगा। तो चलो बच्चा, पढ़िए फिर। अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स हेल्प्स इन एक्यूरेटली डिस्क्राइबिंग द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पार्ट। तो जब आप एनाटॉमिकल टर्म्स को समझ लोगे तब आप इजिली अपने बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड एज वेल एज डिस्क्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम अपने बॉडी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर। हमारा ह्यूमन बॉडी हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड है। हायरार्की का यहाँ मतलब है लेवल, ठीक है, लेवल। फिर उसके बाद सबसे पहला जो हमारा लेवल आता है, जिसको आप बेसिक लेवल बोल सकते हो, दैट इज द केमिकल लेवल, ठीक है, दैट इज द केमिकल लेवल। तो केमिकल एट मोस्ट बेसिक लेवल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल। देखो आपने स्टार्टिंग में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारा जो सेल होता है दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, लेकिन सेल का भी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो दैट इज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपने 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो मुझे इन सारी चीजों को आई थिंक कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और फॉर अब एग्जाम्पल के लिए केमिकल लेवल का क्या एग्जाम्पल देख सकते हो आप, वाटर, प्रोटीन, डीएनए, ये सारी चीजों से ही तो मिलके हमारी बॉडी बनी है, हमारा सेल बना है, ठीक है। फिर सेकंड लेवल आता है हमारा सेलुलर लेवल, ठीक है, सेकंड लेवल है हमारा सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल क्या है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली बात है, ध्यान देना, हर चीज को पहले वाली चीज से रिलेट करके पढ़ना। पहला लेवल हमारा क्या था, केमिकल लेवल, ठीक है, केमिकल लेवल मतलब कि हमारा जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है ये मिलके सेल बनाया। फिर उसके ऊपर हम आए बढ़ेंगे तो हमारा सेकंड लेवल है, दैट इज द सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल मतलब अब हम सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल क्या है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ये स्टेटमेंट तो आप क्लास 9th के साइंस से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए देख लो तो कौन कौन से हमारे सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, नर्व सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, फिर और भी होते हैं, मतलब मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फिर हमारा थर्ड आता है टिश्यू लेवल, ठीक, थर्ड है हमारा टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड द सब्सटेंस सराउंडिंग देम, ठीक है, वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू, देखो टिश्यू आपने देखा होगा, टिश्यूज, व्हाट इज टिश्यूज, तो आप सिंपली अगर आपको डिफाइन करना हो कि टिश्यू क्या है तो यू विल डिफाइन टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स इज नोन एज द टिश्यू। तो देखो सबसे पहला हमारा जो लेवल था वो क्या था, हमारा केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में हमने क्या देखा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलकर के हमारा सेल बनाए, तो हमारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट होता है, दैट इज द केमिकल लेवल। फिर हम उसके ऊपर आते हैं, तो सेकंड है हमारा सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल क्या है भाई, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर एटम, देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बने, मिले तो सेल बना, फिर जब सेम टाइप्स के सेल्स बनेंगे तो टिश्यू बनेगा। इस तरीके से हमारे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बन रहा है। पहला लेवल केमिकल लेवल, दूसरा सेलुलर लेवल, तीसरा टिश्यू लेवल, ठीक है, याद रखो चीजों को, इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर है हमारा टिश्यू को और हम थोड़ा इस देखें तो देयर आर 4 प्राइमरी टिश्यूज टाइप, ठीक है, हमारा टिश्यू का 4 प्राइमरी टाइप का टिश्यू होता है। पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है हमारा मसल्स एंड फोर्थ हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब जब टिश्यूज और सेल्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में, अभी हम जस्ट अपना इंट्रोडक्शन देख रहे हैं जिसमें हम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, ठीक है। अब हमारा 4th लेवल आता है ऑर्गन लेवल। देखो सबसे पहला केमिकल लेवल, दूसरा हमारा सेलुलर लेवल, तीसरा हमारा टिश्यू लेवल, अब हमारा 4th है ऑर्गन लेवल, ठीक। तो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलके सेल बनाए, फिर सेल ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाए। अब टिश्यूज मिलकर, जैसे टिश्यूज जो सेम टाइप के, अगर एक टिश्यू लोगे तो उसमें सभी सेम टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब सेम टाइप्स के सेल्स है तो जो सेम टाइप का वो फंक्शन करेंगे, तो अब वो सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाना स्टार्ट करेंगे, ऑर्गन, ठीक है। तो हमारी बॉडी ऑर्गन लेवल की तरफ बढ़ रही है। तो ऑर्गन्स क्या है, ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। जहां पे 2 या 2 से ज्यादा टाइप के टिश्यूज मिल करके कोई ऑर्गन बनाते हैं, या फिर कहो कि 2 या 2 टाइप के से ज्यादा टिश्यू मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं,
ऑर्गन बनाते हैं तो वहां पे हमारे बॉडी को हम क्या बोलते हैं कि ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या, हार्ट, किडनी, ठीक है, हो गया हमारा लंग्स, लीवर, ये सारे क्या है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है। तो अब लंग्स का अपना एक अलग टिश्यू है, किडनी का अलग टिश्यू, ठीक है, हार्ट का टिश्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। फिर हमारा जो 5th लेवल है ऑर्गन सिस्टम। भाई देखो फिर से सुनो, सबसे पहला बेसिक लेवल हमारा एटम्स, मॉलिक्यूल्स मिलके सेल्स बनाए। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, सेल मिलकर के हमारा टिश्यू बनाया, फिर टिश्यू मिलके हमारा ऑर्गन बनाया। तो अब हमारा सिंगल ऑर्गन है, तो आपको भी पता है कि हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ को रिलेट करके काम करते हैं। अब आप बताओ, अगर कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी है, अगर उसका लंग खराब हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि चलो लंग्स ही तो खराब है, हार्ट, किडनी वगैरह तो सही है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। अगर एक भी ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है तो तुरंत या फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इट मीन्स दैट कि हमारा ऑर्गन का एक अपना सिस्टम है, वो सब साथ में सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं। तो ऑर्गन लेवल के बाद हमारा बॉडी किस साइड बढ़ता है, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी हैज 11 ऑर्गन सिस्टम such as the circulatory system, urinary system, respiratory system, digestive system, integumentary system। इस तरीके से करके हमारे टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे इसी वीडियो में। तो इस तरीके से हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड अब हम हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द हमारा ऑर्गेनिज्मल लेवल, ऑब्वियसली या फिर कहो ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बेसिक लेवल देखा, बेसिक हमारा क्या था, केमिकल लेवल, देन हमारा आया सेलुलर लेवल, उसके बाद आता है हमारा टिश्यू लेवल, फिर आता है हमारा इस तरीके से करके ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। फिर ऑर्गन सिस्टम के पहले ऑर्गन लेवल, फिर आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल, और फिर आता है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लेवल्स ऑफ हायरार्की स्टार्ट हुआ। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा केमिकल लेवल था वो हमारा सबसे बेसिक लेवल था, और वहीं अब हम जो ऑर्गेनिज्म लेवल के बारे में पढ़ने वाले हैं ये हमारा हाईएस्ट लेवल होगा, ठीक है, ये हमारा हाईएस्ट लेवल होगा। तो ऑर्गेनिज्म लेवल के बारे में देखें तो द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द एंटायर ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग एज अ होल। जैसे कि ऑर्गेनिज्म लेवल को अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा तो कैसे, आप हो, मैं हूं, हम सब है, हम अपनी बॉडी को जब देखेंगे तो भाई हमारी इंटायर बॉडी, हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स में, ठीक है, मतलब हमारे जो लिम्स वगैरह हो गए, हमारा जो भी फिजिकल अपीयरेंस है उसका जो फंक्शनिंग है, अपीयरेंस है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी का इंटरनल सारे ऑर्गन सिस्टम की जो फंक्शनिंग है, मतलब कि एक वर्किंग बॉडी, ठीक है, एक लाइव वर्किंग बॉडी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन, एक लिविंग बॉडी, दैट इज द ऑर्गेनिज्म। तो एक लिविंग बॉडी कहाँ से बन रही है, बेसिक लेवल पे, केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ठीक है, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। फिर इस तरीके से हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है और एट लास्ट हमारी एक पूरी बॉडी बनके तैयार हो रही है, दैट इज द ऑर्गेनिज्म लेवल। तो आई होप कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी आपका यहाँ पे क्लियर होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करते चलना, पढ़ते चलना, और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा आपने अपनी नोटबुक में जो भी चीजें लिखी हैं उसको तुरंत सेम टाइम पे पढ़ लेना, ठीक है। सेम टाइम पे पढ़ने से क्या होगा कि आपका जो डाउट है ना, जो डाउट आपको बाद में आने वाला है वो डाउट आपका अभी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम सेकेंड अपना जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ, ठीक है, लोकेशन एंड पोजीशन। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर लोकेशन है, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर जगह है। जैसे कि मैं हूं, मैं किसी जगह पे रहती हूँ ना, पर्टिकुलर लोकेशन पे रहती हूँ। आप हम सबका अपने घर का एग्जांपल ले तो हम सबका घर एक एड्रेस, एक लोकेशन पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है, उसी के बेसिस पे तो आप अपना एड्रेस किसी को देते हो। सेम एज हमारे ऑर्गन सिस्टम्स जितने, या फिर हमारा जो ऑर्गन है, हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सभी ऑर्गन्स का अपना एक लोकेशन है, अपना एक पर्टिकुलर लोकेशन है, अपना एक पोजीशन है। तो भाई हम साइंस में उसको, जैसे कि हमारे घर का नाम होता है, फॉर एग्जांपल मैं बनारस में राजघाट से हूँ, आप भी इस तरीके से कहीं से होगे, बट हमारी जो बॉडी है उसका जो लोकेशन होता है उसके लिए एक साइंटिफिक टर्म होता है, ठीक है। लोकेशन उसका आइडेंटिफाई करने के लिए एनाटॉमिकल टर्म होता है, उसी एनाटॉमिकल टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी लोकेशन आती है दैट इज द सुपीरियर। सुपीरियर देखो नाम से ही क्लियर है कि आप अगर ऐसे भी किसी को बोलते होगे, कह रहे अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है क्या, अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाती है, अपनी बहुत सुपीरियरिटी शो करती है। तो सुपीरियर मतलब
सुपीरियर मतलब अपर लेवल। जब आप किसी के अपर लेवल की बात करें तो कोई एक ऐसी चीज जो ऊपर के साइड है, ठीक है, दैट इज द सुपीरियर। तो क्रेनियल, हम जैसे कि क्रेनियल, ठीक है, हेड के टूवर्ड्स हम जिस ऑर्गन के लोकेशन को डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज द मतलब उसके लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज द सुपीरियर। तो अगर किसी को किसी ऑर्गन का लोकेशन बताना हो जो हेड के टूवर्ड्स है, ठीक है, ऊपर के साइड है, तो आप उसके लोकेशन के लिए जो टर्म यूज करोगे दैट इज द सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर को हम एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, मतलब एक दूसरा नाम देते हैं, दैट इज द क्रेनियल। क्रेनियल मतलब क्रेनियम जो हमारी लेयर्स होती हैं ब्रेन वगैरह में, उसमें जब आप पढ़ोगे तो उसके टूवर्ड्स जो ऑर्गन्स लोकेटेड हैं उसका लोकेशन बताने के लिए हम जो एनाटॉमिकल टर्म यूज करते हैं दैट इज द सुपीरियर। तो सुपीरियर का मतलब है टूवर्ड्स द हेड और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई ऐसा ऑर्गन जो हेड के टूवर्ड्स लोकेटेड है, हमारे हेड के टूवर्ड्स लोकेटेड है या फिर हमारी बॉडी के अपर पार्ट में लोकेटेड है, तो ऐसे ऑर्गन्स के लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए हम जो एनाटॉमिकल टर्म यूज करेंगे दैट इज द सुपीरियर। ओके, फिर हमारा सेकेंड एनाटॉमिकल टर्म है इंफीरियर। इंफीरियर मतलब कॉर्डल। देखो सुपीरियर को हम क्या बोल रहे थे, क्रेनियल, जो क्रेनियल हेड के टूवर्ड्स ऑर्गन्स हैं। सेम एज ऐसे ही हमारा आता है इंफीरियर, मतलब अब हेड से नीचे हमारे लिम्स के साइड्स, लिम्स मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज के साइड जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कॉर्डल लोकेशन में, ठीक है, वो उनको हम इंफीरियर कहते हैं। तो इंफीरियर का दूसरा नाम है कॉर्डल। तो इसका क्या मतलब है, अवे फ्रॉम द हेड, हेड से दूर और टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। भाई हेड हमारा ये है, तो अगर हमको कोई ऑर्गन बताना है इस साइड है लोकेटेड तो उसको हम सुपीरियर कह रहे हैं। अब इंफीरियर हमारे पैरों के साइड अगर कोई ऑर्गन मतलब इस डायरेक्शन में, हमारे अपर पार्ट को छोड़ो, जब लोअर पार्ट के साइड कोई ऑर्गन लोकेटेड है तो वो इंफीरियर में लोकेटेड है। मतलब कॉर्डल लोअर एक्सट्रीमिटीज के साइड या लोअर लिम्स के साइड जो ऑर्गन्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या बताएंगे कि वो इंफीरियर में है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको छोटा सा नॉर्मल सा एग्जाम्पल अगर मैं देने की कोशिश करूं तो मान लो ये मेरे डिजिट्स हैं, लिम्स, ठीक है, हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं, ठीक है, और ये मेरा लिप्स है। तो भाई लिप्स को, नोज को, फेस, जो मैं अपने पूरे फेस की बात करूं तो फेस और ये, तो बताओ इसमें से सुपीरियर क्या हुआ, इंफीरियर क्या हुआ। ऑब्वियस बात है, फेस मेरा हेड के साइड है, ऊपर के साइड है, तो हेड मेरा फेस मेरा सुपीरियर हुआ, और यही जो मेरे ये पाम एरिया देख रहे हो, लिम्स, डिजीज जो देख रहे हो, ये मेरा इंफीरियर है। अगर इसके पोजीशन में बोलोगे कौन सा इंफीरियर है, कौन सा इसके रेफरेंस में, क्या आपका फेस और ये जो मेरे लिम्स हैं, दोनों मेरे हैंड्स हैं या फिर जो मेरा रिस्ट है, इसमें से कौन सा इंफीरियर है, कौन सा सुपीरियर है। तो भाई जो सुपीरियर, जो ऊपर के साइड है वो सुपीरियर है, जो नीचे के साइड है वो इंफीरियर है, ठीक है। अब हमारा थर्ड जो आता है वो होता है एंटीरियर। एंटीरियर मतलब वेंट्रल, हमारे बॉडी के वो पार्ट्स जो बॉडी के फ्रंट रीजन में लोकेटेड होते हैं, हमारे बॉडी के वो ऑर्गन्स जो बॉडी के हमारे फ्रंट रीजन में लोकेटेड होते हैं, उनके लिए हम जो एनाटॉमिकल टर्म यूज करते हैं दैट इज द एंटीरियर या फिर वेंट्रल, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा उसी में एक आता है मीडियल। मीडियल क्या होता है, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो वो मीडियल वर्ड से ही क्लियर है। मीडियन कोई ऐसा ऑर्गन जो बॉडी के मिड लाइन में प्रेजेंट है, जो बॉडी के बीच प्रेजेंट है, दैट इज द मीडियल, मतलब कि टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये सब हम एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ रहे हैं लोकेशन के लिए, कि हम कोई ऑर्गन अगर कहाँ प्रेजेंट है तो उसको सुपीरियर कब कहेंगे, कौन से लोकेशन को इंफीरियर कहेंगे, कौन से लोकेशन को एंटीरियर या वेंट्रल कहेंगे, कौन से लोकेशन को मिड लाइन कहेंगे। ये जो टर्म है सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, वेंट्रल हो गया या फिर मिड लाइन हो गया, ये सारे एनाटॉमिकल टर्म्स हैं लोकेशन को, एनाटॉमिकल लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मीडियल आपका क्लियर हो गया, ठीक है, मिड लाइन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आगे, दैट इज हमारा लैटरल। लैटरल मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी के वो ऑर्गन, ठीक है, हमारे बॉडी के वो ऑर्गन जो मिड लाइन से अवे साइड में, अवे मतलब मिड लाइन मान लो मेरा ये है, तो अब मेरा ये जो हाथ है, ये मेरी जो फिंगर्स है, ये मेरे फिंगर्स हमारी बॉडी के मिड लाइन से दूर है ना, तो ये जब दूर है तो ये अवे है, लेटरल। तो अगर मुझे इसका लोकेशन बताना रहेगा कि मिड लाइन के अवे साइड, लेटरल साइड, ठीक है, दूर वाला जो इसके लोकेशन को हम क्या कहेंगे, लेटरल, मतलब मिड लाइन से जो ऑर्गन दूर है वो दैट इज द लेटरल, उसका लोकेशन लेटरल है। प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो दो ऑर्गन है, ठीक है, दो ऑर्गन का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला जो
लोकेशन है उसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, ठीक है। मान लो ये ऑर्गन ए है, ये ऑर्गन बी है, ये ऑर्गन एक पॉइंट पे अटैच्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इस वाले पॉइंट को हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, इस लोकेशन को हम प्रॉक्सिमल कहेंगे। तो जब दो ऑर्गन एक दूसरे के अटैचमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के प्रॉक्सिमली अटैच्ड हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमली लोकेटेड है। मान लो एक ऑर्गन ए है, ऑर्गन बी है, दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस दैट कि ऑर्गन ए और ऑर्गन बी एक दूसरे के प्रॉक्सिमली लोकेटेड है, ठीक है, प्रॉक्सिमल लोकेशन है। फिर हमारा डिस्टल, देखो जैसे सुपीरियर ऊपर था और इंफीरियर नीचे था, सेम एज प्रॉक्सिमल अगर अटैचमेंट को शो करता है तो डिस्टल सेपरेशन को शो करता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल अटैचमेंट को शो करता है, डिस्टल सेपरेशन को शो करता है। मेरी हर एक बात को बच्चों ध्यान से सुनना। डिस्टल मतलब कि ऐसा ऑर्गन जो एक दूसरे से डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ठीक है। दो ऑर्गन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर प्रेजेंट है, इट मीन्स दैट कि वो दोनों एक दूसरे के डिस्टल लोकेशन पे है। मतलब कि डिस्टल जो यहाँ वर्ड है वो ये डिफाइन कर रहा है कि दोनों ऑर्गन के बीच में एक दूरी प्रेजेंट है। तो फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन, जैसे कि हमने देखा कि प्रॉक्सिमल क्या था, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के पास ही दोनों ऑर्गन प्रेजेंट थे, तो वो सब प्रॉक्सिमल थे। अब दो ऑर्गन जिनके बीच में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला जो लोकेशन है उससे दोनों दूर है, इट मीन्स दैट कि वो डिस्टल है, ठीक है, डिस्टल डिस्टेंस याद रखना। ठीक ऐसे ही हमारा दो और लोकेशन होता है। पहला मतलब उसमें क्या क्या कौन कौन से लोकेशन होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। देखो भाई सुपरफिशियल और डीप तो मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स है जिसको हम अपने डेली कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं। सुपरफिशियल मतलब आप बोलते हो ना कि अरे ये तो उसका जो नेचर है ना, ये सुपरफिशियल नेचर है, नहीं अंदर से वो कुछ और है। तो मतलब क्या है, जो बाहरी हिस्सा है, ऊपर वाली जो सतह है, ऊपर वाला जो लेयर है, दैट इज द सुपरफिशियल। तो वो ऑर्गन मतलब कि कोई ऐसा ऑर्गन जिसका लोकेशन बॉडी के सरफेस के टुवर्ड्स है, ठीक है, बॉडी के सरफेस के टुवर्ड्स जब कोई ऑर्गन लोकेटेड है तो हम उसको कहेंगे कि वो सुपरफिशियल रीजन में लोकेटेड है। अब से हमारा है लास्ट डीप। डीप मतलब अंदर के साइड बहुत ज्यादा। तो भाई सुपरफिशियल अगर ऊपरी लेयर पे लोकेटेड है, तो डीप मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस, मतलब कि बॉडी सरफेस से अंदर की ओर जो ऑर्गन प्रेजेंट है उनके लोकेशन को हम क्या कहेंगे कि वो डीप में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो इंटरनल है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या थे, एनाटॉमिकल लोकेशन के लिए टर्म्स थे, जिसको मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर दे रही हूं। पहला हमारा सुपरफिशियल नहीं, कंफ्यूजन हो गया, सुपीरियर, ठीक है। पहला हमारा सुपीरियर मतलब कॉर्डल, ऊपर की तरफ जो टुवर्ड्स हेड प्रेजेंट है, दैट इज द सुपीरियर। जो ऑर्गन्स टुवर्ड्स हेड है दैट इज द सुपीरियर, ठीक है। फिर और वो क्रेनियल, उसको हम क्रेनियल भी बोलते हैं। फिर हमारा सेकंड है इंफीरियर मतलब जो भाई सुपीरियर अगर हेड के टुवर्ड्स है तो इंफीरियर हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज के टुवर्ड्स, लोअर मतलब बॉडी के नीचे के पोर्शन के टुवर्ड्स जो ऑर्गन लोकेटेड रहेगा उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये इंफीरियर है, और इंफीरियर को क्या बोलेंगे, कॉर्डल बोलेंगे, ठीक है। फिर एंटीरियर या वेंट्रल। एंटीरियर वेंट्रल क्या होता है, वो बॉडी ऑर्गन जो हमारी बॉडी के आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, बॉडी के फ्रंट में जो लोकेटेड होता है, दैट इज द एंटीरियर वेंट्रल, ठीक है, उस लोकेशन को हम एंटीरियर या वेंट्रल बोलेंगे। फिर मिड लाइन, वो ऑर्गन्स जो बॉडी के बीचों बीच, उनका लोकेशन बॉडी के सेंटर ऑफ लाइन या फिर को मिड लाइन पे प्रेजेंट है, दैट इज द मिड लाइन, ठीक है, या मीडियल। अब मीडियल के से दूर, मीडियल अगर ये है तो इससे दूर, उससे अवे साइड में जो ऑर्गन लोकेटेड होगा उसको आइडेंटिफाई, उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो एनाटॉमिकल लोकेशन टर्म यूज करेंगे दैट इज द लेटरल मतलब मिड लाइन से दूर की तरफ जो एरिया है उसको हम लेटरल बोलेंगे। फिर आएगा हमारा प्रॉक्सिमल, मतलब कि दो ऑर्गन्स के बीच का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला रीजन होगा दैट इज द प्रॉक्सिमल। अगर दो ऑर्गन एक दूसरे के साथ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के थ्रू अटैच्ड है, एक दूसरे के पास लोकेटेड है, इट मींस दैट कि ये वाला ऑर्गन इसके प्रॉक्सिमल में लोकेटेड है, प्रॉक्सिमली लोकेटेड है एक दूसरे से। फिर उसके बाद आएगा हमारा डिस्टल मतलब डिस्टेंस। प्रॉक्सिमल क्या डिफाइन करता है, क्या इंडिकेट करता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। सेम एज डिस्टल, सॉरी नॉट सेम एज डिस्टल, इसके जस्ट अपोजिट डिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है, मतलब कि ऑर्गन ए ऑर्गन बी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस प्रेजेंट है, इट मींस दैट ये दोनों ऑर्गन एक दूसरे से डिस्टल लोकेशन पे लोकेटेड है, ठीक है। फिर आता है हमारा सुपरफिशियल। देखो सुपीरियर अलग है, सुपरफिशियल अलग है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। सुपीरियर मतलब टुवर्ड्स द हेड और सुपरफिशियल का मतलब क्या आता है, ऊपर की तरफ, ठीक है, अपर लेयर, बॉडी के सरफेस पे जो चीजें प्रेजेंट है। मतलब सरफेस का मतलब ये मत समझ लेना कि बॉडी ऑर्गन हमारे स्किन के बाहर, नहीं, मतलब कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन टुवर्ड्स
ठीक है, इंटरनली जो बाहर के साइड प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे कि सुपरफिशियल है, बॉडी के टुवर्ड्स द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के टुवर्ड्स, जो बॉडी सरफेस की ओर जो ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे उनका एनाटॉमिकल लोकेशन क्या होगा, सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल, बॉडी के टुवर्ड्स, बॉडी के सरफेस के टुवर्ड्स जो ऑर्गन लोकेटेड होंगे उनको हम क्या कहेंगे, सुपरफिशियल, ठीक है, उनके लोकेशन को सुपरफिशियल बोलेंगे। और फिर जो ऑर्गन बॉडी के सरफेस से अवे, बॉडी के आउटर सरफेस से डीप में इंटरनली लोकेटेड होंगे उनको हम डीप बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एनाटॉमिकल टर्म था जो कि लोकेशन एंड पोजीशन के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शन की तरफ। देखो प्लेन्स वगैरह के बारे में तो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा ना, प्लेन्स, शेप, साइज, ये सारी चीजें, तो वही सारी चीजें अब हमको यहाँ पे एनाटॉमी के टर्म्स में देखना है। तो बॉडी प्लेन्स क्या है, जो हमारी बॉडी देखो डिवाइड्स होती है, ठीक है, तो मतलब डिवाइड होने का ये मतलब नहीं, जब आप डाइसेक्शन वगैरह देखोगे तो आप अज्यूम करके ही ना, एक जो लोग डाइसेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी, वो अज्यूम करके कि हाँ यहाँ से कट लगाना है, यहाँ से कट लगाना है, जो भी चीज हमारे बॉडी को जब कट करते हैं तो भाई एक प्लेन को, एक लाइन ऑफ रेफरेंस को हम अज्यूम करके ही सारे काम करते हैं। तो दैट इज द बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शन, हमारी बॉडी का सेक्शन और प्लेन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है, और प्लेन फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस, जस्ट डिस्क्राइब करने के लिए हमने अपनी बॉडी को प्लेन्स में डिवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप हाथ निकाल के इधर रख दो, पैर निकाल के इधर रख दो और कहो कि अरे ये तो लिविंग बॉडी है, ना, सब जुड़े रहते हैं, लेकिन जस्ट इसको डिस्क्राइब करने के लिए, लोकेशन को समझने के लिए हमने प्लेन्स में अज्यूम किया है, सिर्फ सोचा है कि अच्छा ये यहाँ से इतना डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ से इतना डिवाइड हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। फिर सबसे पहला जो हमारा प्लेन आता है दैट इज द सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या होता है, डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन। ये सब आपको अज्यूम करना है। सपोज करो कि एक लाइन है बॉडी के बीचों बीच जो बॉडी को लेफ्ट और बॉडी को राइट में डिवाइड कर रही है, तो ऐसे प्लेन को आप क्या कहोगे, दैट इज द सजाइटल प्लेन, ठीक है। सेकंड आता है हमारा, इसी में सजाइटल में एक होता है मिड सजाइटल प्लेन। ये क्या करता है, इक्वल हाफ्स। देखो सजाइटल में क्या होता है कि बीच से अगर डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि दोनों साइड इक्वल पोर्शन जाए, लेकिन अगर मिड सजाइटल प्लेन की बात करें तो जो बीच की लाइन होती है वो बॉडी के पार्ट्स को इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट में डिवाइड करती है। तो सजाइटल और मिड सजाइटल में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा फ्रंटल, दैट इज कोरोनल प्लेन। फ्रंटल को हम क्या बोलते हैं, कोरोनल प्लेन बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये बॉडी को डिवाइड करती है एंटेरियर, ठीक है, एंटेरियर मतलब फ्रंट में और बैक में, ठीक है। फ्रंट यानी कि एंटेरियर, बैक यानी कि पोस्टीरियर। अगर कोई ऑर्गन एंटेरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो रहा है तो उसके बीच से कौन सा प्लेन गया है, फ्रंटल प्लेन, और उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड प्लेन आता है दैट इज द ट्रांसवर्स प्लेन। देखो ट्रांसवर्स लाइन से समझो, प्लेन मतलब एक लाइन ही है, बॉडी को डिवाइड करने के लिए हम जो एक इमेजिनरी लाइन अपने माइंड में ड्रॉ कर रहे हैं उसी को हम प्लेन बोल रहे हैं। तो PLANE वाला प्लेन, ठीक है। तो इसमें अब ट्रांसफर, देखो ट्रांसवर्स लाइन, अगर नॉर्मल ट्रांसवर्स लाइन की बात करें तो आप क्या समझोगे, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन सेम एज ट्रांसवर्स प्लेन, यानी कि एक ऐसा प्लेन जो हमारी बॉडी को सुपीरियर, ठीक है, यानी कि टॉप, और इंफीरियर यानी कि इंफीरियर मतलब लो, बॉटम में डिवाइड करे। कोई ऑर्गन सिस्टम के बीच से अगर कोई ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन है, ठीक है, अगर इसके बीच से कोई प्लेन गया, प्लेन मतलब एरोप्लेन मत समझ लेना, इमेजिन करो कि एक इमेजिनरी लाइन है जो इसके बीच से इंटरसेक्ट कर रही है और इस ऑर्गन को सुपीरियर और इंफीरियर मतलब कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट में अगर डिवाइड कर रही है, इट मीन्स दैट कि उसके बीच में लाइन ऑफ रेफरेंस क्या है, हमारा ट्रांसवर्स प्लेन है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑब्लिक प्लेन। प्लेन मतलब यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन समझो, ठीक है। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा, डायगोनली। तो ऑब्लिक प्लेन क्या करता है, बॉडी को या फिर बॉडी ऑर्गन को एक एंगल पे डिवाइड करता है, डायगोनल एंगल पे कट लगाता है, ठीक है। और ये सब सारे जो डायगोनल ऑब्लिक प्लेन होता है, जो हमारी इमेजिंग टेक्निक्स होती है, मतलब कि MRI, एक्सरे, CT स्कैन में ये सारे प्लेन्स का बहुत यूज होता है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बॉडी कैविटीज। तो भाई बॉडी कैविटीज देखो होता क्या है, बॉडी कैविटी मैं बताऊं, कैविटी से आप क्या समझते हो, एक खोखला चीज, ठीक है, एक खाली जगह जिसके अंदर कोई चीज प्रेजेंट है। तो सेम एज हमारी जितनी भी आप हमेशा 9th, 10th, 11th, 12th में भी अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में पढ़ोगे तो आप हमेशा देखते होंगे कि वो ऑर्गन एक
डिब्बे जैसी चीज में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम उसी डिब्बे की चीज पढ़ेंगे उसको। तो द ह्यूमन बॉडी हैज सेवरल कैविटीज दैट सर्व ऑर्गन, ठीक है, दैट हाउस ऑर्गन। मतलब कैविटी का मतलब ऑर्गन का घर, ठीक है। जैसे कि हम सबको रहने के लिए घर की जरूरत होती है, सेम एज हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन हैं, लंग्स है, किडनी है, ठीक है, लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, हर एक ऑर्गन को अपना एक घर चाहिए। उसी घर को हम क्या कहते हैं, कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई हम ढेर सारे घर की बात करेंगे क्योंकि हम सभी ऑर्गन की बात करने वाले हैं, तो हम यहाँ कैविटीज बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी क्या होती है, ब्रेन, ठीक है, मेन सिस्टम ऑफ बॉडी, हमारा जो भाई कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी, दैट इज द ब्रेन। तो ब्रेन के घर को हम क्या बोलते हैं, या ब्रेन की कैविटी को क्या कहते हैं, क्रेनियल कैविटी। तो हमारा ब्रेन कहाँ पे रहता है, क्रेनियल कैविटी में रहता है, ठीक है। अब ब्रेन का घर क्या है, क्रेनियल कैविटी। ये क्रेनियल कैविटी है, इसमें ब्रेन प्रेजेंट है। अब भाई ब्रेन का क्या काम है आपको पता ही है। फिर आता है हमारा स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी क्या करता है, इनक्लोजेस द स्पाइनल कॉर्ड। देखो जैसा नाम है समझो उसके अंदर वही चीज प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पीछे जो पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है, वो स्पाइनल जो हमारा कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड आप इधर देखते होगे ना, इधर से जुड़ा हुआ, इधर ऐसे आप खुद टच करोगे आपको फील होगा, तो वो उसका घर क्या है, स्पाइनल कैविटी है, ठीक है। फिर आता है हमारा थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक का मतलब क्या होता है, ये रीजन जो हमारा गला वाला एरिया है अंदर के साइड, तो उसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। इसमें क्या क्या हमारा आता है, कंटेन्स द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है सब डिवाइडेड इनटू प्लूरल कैविटी, लंग्स एंड पेरिकार्डियल कैविटी फॉर हार्ट। अब ध्यान से सुनो, थोरैसिक कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है। थोरैसिक कैविटी पहले एक कॉमन घर है, ठीक है। कॉमन घर है किसके लिए, लंग्स के लिए और हार्ट के लिए। अब लंग्स और मां समझो हार्ट, दो भाई हैं। अब एक बड़ा घर था मम्मी पापा का, दैट इज द थोरैसिक कैविटी। अब लंग्स भैया ने अपना घर बनाया और हार्ट भैया ने अपना घर बनाया। तो लंग्स भैया ने अपना जो घर बनाया उसको हमने कहा प्लूरल कैविटी, और हार्ट भैया ने जो अपना घर बनाया उसको हमने कहा पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। प्लूरल और पेरिकार्डियल कैविटी, इनका एक कॉमन घर था, दैट इज द थोरैसिक कैविटी, जिसके अंदर लंग्स भैया और हार्ट भैया दोनों लोग हैं। अब लंग्स भैया भाई दो लड़के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सब आगे जाके अपना अलग अलग घर बनाएंगे। तो लंग्स भैया को अपना जो घर बना मिला दैट इज द प्लूरल कैविटी, और हार्ट भैया को अपना जो घर मिला दैट इज द पेरिकार्डियल, ठीक है, कैविटी। तो प्लूरल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स, और पेरिकार्डियल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट, ठीक है। तो थोरैसिक कैविटी भी आपका समझ में आ गया होगा। अब हमारा गोल मटोल सा प्यारा प्यारा कैविटी, दैट इज द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिन, एब्डोमिन हम किसको बोलते हैं, पेट को बोलते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी किसका घर हुआ, हमारे पेट का घर हुआ, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी में क्या रहता है, कंटेन द स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन, लीवर एंड अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जितने हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, वो सब हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन का घर क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। तो उसमें क्या क्या आएगा, स्टमक आएगा, लीवर आएगा, ठीक है, इंटेस्टाइन आएगा, और जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा आगे बढ़ते हैं हम अगले घर की तरफ, दैट इज द पेल्विक कैविटी। देखो पेल्विक क्या होता है, पेल्विस, पेल्विक, याद करो ये सारी चीजें आपने किस में पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, हाँ रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में पढ़ा होगा ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव, दैट इज द पेल्विक और पेल्विस। तो पेल्विक कैविटी क्या कंटेन करता है, ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड रेक्टम। तो हमारा जो ब्लैडर होता है, जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, मतलब रुका रहता है, फिर उसके बाद हमें जब भाई एकदम फुल हो जाता है तो स्फिंक्चर के थ्रू, मतलब स्फिंक्चर वाला जो अपना काम करता है, और फिर हम मिक्चुरेशन का प्रोसेस होता है। तो सेम एज जो ब्लैडर, मतलब जैसे कि इसी जो हमारा ब्लैडर और हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, और हमारा एनस, ठीक है, या फिर एनस नहीं, रेक्टम आप बोल लो, रेक्टम बोल लो। तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी, ये जो हमारा नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला एरिया होता है, वो हमारी पेल्विक कैविटी, उस जगह को, उस घर को हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं। उसमें हमारा ब्लैडर आता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं और रेक्टम आता है, ठीक है। रेक्टम क्या होता है भाई, देखो एनस के थ्रू हमारा स्टूल पास आउट होता है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट होता है, लेकिन रेक्टम में स्टोर होता है, ठीक है, और ब्लैडर में हमारा यूरिन स्टोर होता है, इतना पता होगा आई थिंक। फिर आता है हमारा एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ध्यान से सुनना, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, यहाँ दो घर आ रहे हैं, एब्डोमिनल वाला और पेल्विक वाला। जबकि हमने पढ़ा कि एब्डोमिनल कैविटी में हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है और पेल्विक कैविटी में हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ध्यान से सुनो, एब्डोमिनल कैविटी में हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है, फिर उसके बाद पेल्विक कैविटी में हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
अब बात आती है यहाँ पे एब्डोमिनोपेल्विक, मतलब वो ऑर्गन जो डाइजेस्टिव और वो कैविटी या वो घर जो डाइजेस्टिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन कर रहे हैं, हम उस कैविटी को, उस घर को एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, अ कंबाइंड, ठीक है, टर्म फॉर द एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटीज। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी या फिर कहो ये जो घर है हमारा एब्डोमिनोपेल्विक, जब हम किसी एक ऐसे ऑर्गन का लोकेशन बता रहे होते हैं जो एब्डोमिनल एज वेल एज हमारे बोल सकते हो पेल्विक कैविटी, दोनों के बीच का रिलेशन जब हम बता रहे होते हैं तो उस टाइम उस कैविटी के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। तो आई होप यहाँ पे हमारा कैविटी कंप्लीट होता है और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखो लेक्चर को भी 2 बार देखना कम से कम, अगर नहीं समझ आया है तो फिर उसके बाद इसी लेक्चर को, और जो आपने अपनी कॉपी में साथ ही साथ आप नोट करते चल रहे हो, जो टेक्स्ट मैं स्क्रीन पे ऐड कर रही हूँ ताकि वो अपनी आप नोटबुक में ऐड करो, उसको पढ़ो और अज्यूम कर करके जो चीजें लिखी है उसको अपनी बॉडी में अज्यूम करो कि अच्छा इसकी बात हो रही है, अच्छा इसकी बात हो रही है। ऐसे करके एनाटॉमी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि एनाटॉमी भाई अपनी खुद की बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो तो एग्जाम्पल सीधा सीधा आपके सामने अपनी बॉडी को देखो और सारे चीजों को समझो। ठीक है, तो अब हमारा बहुत ईजी वाला टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम हमारी, मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताई हूँ जब मैं आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रही थी कि हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम प्रेजेंट हैं। अब हम उन्हीं 11 सिस्टम का नाम देखेंगे और उसके अंदर क्या क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो ऑर्गन सिस्टम, द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 11 मेजर ऑर्गन। ठीक है, सिस्टम ईच विथ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। भाई हमारे बॉडी में टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है और इन सारे 11 ऑर्गन सिस्टम का अपना एक अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। तो सबसे पहला हमारा ऑर्गन सिस्टम में क्या आता है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब हमारी ये स्किन। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, स्किन, हेयर्स, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे नेल्स। अब इसका फंक्शन क्या, ये सारी चीजें क्या करती है, प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड रेगुलेट टेम्परेचर। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का जो हमारा काम होता है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो आप खुद ही देख लो, आपकी जो स्किन होती है वो क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो स्किन के अंदर जो लेयर्स हैं उसको प्रोटेक्ट ही तो कर रही है ना। अब ये स्किन हटा दो तो क्या आपकी बॉडी सही रहेगी, नहीं ना। तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होती है। तो जो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा स्किन आता है, हेयर आता है, नेल आता है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, हड्डियां, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, बोन्स आते हैं, जॉइंट्स आते हैं। और फिर ये इसका फंक्शन की हम बात करें तो प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। भाई देखो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको कौन बनाया है, जो हमारा एक स्केलेटल सिस्टम है, हमारी जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी में है, उसके ऊपर से स्किन है, तब तो हमारी पूरी बॉडी बनके तैयार हुई है। तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देने का जो काम कर रहा है दैट इज द बोन। ठीक है, जॉइंट्स क्या, मूवमेंट वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। पहला सिस्टम था हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसके अंदर हमारा स्किन, हेयर, नेल आ रहा था और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। सेकंड है हमारा स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमारा बोन्स आता है, जॉइंट आता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। फिर उसके बाद हमारा थर्ड है दैट इज द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या क्या आता है, मसल, और ये फैसिलिटेट मूवमेंट। भाई हमारे जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो हमारे मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। हमारी बॉडी में मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें मसल्स की जरूरत होती है। तो वो मसल सिस्टम, जितने मसल्स का एक अपना सिस्टम है दैट इज द मसल सिस्टम। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। फिर फोर्थ आता है हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजों के बारे में आप पढ़े होंगे। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये हमारे नर्वस सिस्टम में आते हैं। और ये सब क्या करते हैं भाई, कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज। ठीक है, सब साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं और ट्रांजिट इंफॉर्मेशन। अब देखो भाई ब्रेन का जो काम है, जो नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, नर्व्स, इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़े ही होंगे। इन सारी चीजों को ही हम एक नर्वस सिस्टम करें, इनके कोऑर्डिनेटेड फंक्शन को ही हम नर्वस सिस्टम बोले, नर्वस सिस्टम बोले। अब हमारे नेक्स्ट सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। देखो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं
इनके सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इनका जो फंक्शन होता है रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हमारी बॉडी का जो केमिकल कह सकते हो केमिकल रिएक्शन दैट इज द मेटाबॉलिज्म, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और ये हमारे ग्रोथ को मेंटेन करता है, क्यों, क्योंकि भाई हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से ही तो रिलीज होता है। तो हमारी बॉडी में अगर अच्छे से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, इट मींस दैट हमारी बॉडी का ग्रोथ बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट होगा। तो इसका मतलब कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसका क्या फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना और हमारे ग्रोथ को मेंटेन करना, ठीक है, हार्मोन्स के थ्रू। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और वो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक। अब हमारा 6th सिस्टम है दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इससे आप सब फैमिलियर हो गए। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब भाई हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, या कहो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है, तो हार्ट आता है, ब्लड आता है, वेसल आता है। भाई हार्ट, ब्लड, वेसल, दिल और जो वेसल्स होते हैं, खून होते हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं, हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को। सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स और ब्लड को हमारी बॉडी में कौन सर्कुलेट करवाता है, दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब हमारा 7th है लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम। लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम दोनों एक ही है, ठीक है। लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम आपको पता है हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब इसमें कौन कौन आता है, लिम्फ नोड आता है, ठीक है, स्प्लीन आता है। लिम्फ नोड और स्प्लीन ये किसके अंडर आते हैं, लिम्फेटिक या फिर इम्यून सिस्टम। और इनका क्या काम होता है, डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। देखो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम का क्या काम है, हमें किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। तो इसका मतलब कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को किसी भी टाइप के इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंड करता है, बचाता है, और हमारी बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस का होता है, फ्लूइड का एक बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। अब हमारा 8th आता है दैट इज द रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम, सांस ले रहे हो, बॉडी में अच्छे से ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा है, तो ये सब का कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके कोऑर्डिनेटेड फंक्शन के लिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, लंग्स आता है, एयरवेज, मतलब जितने भी ये आपका नॉस्ट्रल्स की जो नोज की ओपनिंग है, इस नॉस्ट्रल से लेकर के लंग्स तक बीच का जो पूरा चीजें हैं वो सब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, ठीक है। एयरवे, लंग्स और एयरवेज। तो फिर उसके बाद इसका क्या काम है, फैसिलिटेट्स गैस एक्सचेंज। O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, तभी तो आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस अच्छे से होता है। वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, गैसेस के एक्सचेंज मतलब O2 और CO2 के एक्सचेंज को मेंटेन करता है। तो हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन है सबका अपना सिस्टम है और हर एक सिस्टम का अपना एक पर्टिकुलर काम है। फिर आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, स्टमक आता है, तो वही डाइजेस्टिव ऑर्गन ही आएंगे ना इसमें। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पहले आप ऑर्गन फिर उसका काम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन आएंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन आएंगे। कौन कौन से होते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन, अभी हमने देखा था, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, लीवर आएगा, ये सब। अब इसका क्या काम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट कराते हैं। तो डाइजेस्ट करने के लिए क्या करेगा, जो फूड है उसको ब्रेक करेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब कराएगा। फिर भाई न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कराने का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। फिर आता है हमारा 10th सिस्टम दैट इज द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनेशन का जो हमारा प्रोसेस होता है उसको कौन कंट्रोल करेगा, यूरिनरी सिस्टम। इसमें कौन कौन आता है, किडनी आता है, ब्लैडर आता है। ये क्या करता है, रिमूव्स वेस्ट एंड मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस। हमारे बॉडी का जो वेस्ट होता है, जो यूरिन के थ्रू पास आउट होना है, उसको वेस्ट को रिमूव कराता है। अब भाई हमारी बॉडी में फ्लूइड भी मेंटेन करना, ऑस्मोलैरिटी का वो सारी चीजें आप पढ़ोगे या फिर 11 के ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में आप पढ़े होगे। वो सब काम करने का कौन करता है, किडनी करता है, ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह सब मेंटेन करता है। तो ये सब किसके अंडर आता है, यूरिन सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। अब हमारा 11th सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप पढ़े हो, 11th में पढ़े हो, 12th में पढ़े हो, 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन आते हैं, पहले तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाएंगे और उनका फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाएगा। तो गोनाड्स, ठीक है, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये क्या भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करेगा, रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट करेगा, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो जितने सिस्टम है, जो नाम है वो ऑर्गन उसके अंदर प्रेजेंट है और उसके काम को ही हम सिस्टम कह रहे हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, अच्छा ये होते हैं। फिर उसका काम क्या होता है, हाँ, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, ठीक है, हमने बॉडी कैविटीज पढ़ी। बॉडी कैविटीज क्या होती है, हमारे ऑर्गन का घर होता है, ठीक है। फिर हमने प्लेन्स पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा,
ये सारे सिस्टम के बारे में। अगर सीक्वेंस वाइज बताओ तो सबसे पहले हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, ठीक है। फिर हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ा। हमारी बॉडी प्लेन क्या है, देखो प्लेन का मतलब एरोप्लेन मत समझ लेना, हमारी वो इमेजिनरी लाइन जो हम बॉडी के लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने माइंड में ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज द प्लेन्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बॉडी कैविटीज पढ़ी। तो बॉडी कैविटीज क्या है, हमारे ऑर्गन का घर है। तो कौन से ऑर्गन कौन से घर में रहते हैं, ये हमने बॉडी कैविटी में देखा। फिर हमने बॉडी सिस्टम या फिर कहो कि आप ऑर्गन सिस्टम, हमारे ऑर्गन से सबका अपना अपना सिस्टम होता है, उनके सिस्टम, हमारी बॉडी में टोटल कितने सिस्टम्स प्रेजेंट है, 11 सिस्टम्स प्रेजेंट है। हमने हर किसी का नाम देखा और सबका पर्टिकुलर फंक्शन देखा। तो आज के वीडियो लेक्चर में आई थिंक कि एनाटॉमी का जो इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती थी, मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। तो आपको समझ आया या नहीं आया, या फिर क्या डाउट आ रहा है, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन कर दूंगी, दैट इज द जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी, आप उधर मेरे को डीएम मेल कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरीके से हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सारे लेक्चर इधर कवर करेंगे वीडियो में, ठीक है, 1 बाय 1। तो पैनिक मत होना कि अरे यार एग्जाम की डेट्स आ गई, अभी तक तो कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि भाई एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, धीरे धीरे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो। आज जितना कुछ भी पढ़ाया है नोटबुक में लिखे हो, ठीक है। नहीं लिखो तो दोबारा से लेक्चर देख करके अभी अपनी नोट्स बना लो। अगर आपने नहीं लिखा है तो दोबारा से लेक्चर देखो और अभी अपनी नोट्स बना लो, उसको भी 2-4 बार पढ़ लो और ये सारी चीजें को याद कर लो, ठीक है। पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए ये चीजों का आना बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखो, टाइम से सोते रहो, खाते रहो, एंजॉय करो, पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना भाई, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे अपकमिंग लेक्चर्स की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर वीडियो के साथ।